नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं जो चुनाव के बिगुल फूंक चुके हैं और वहीं कलेक्टेड में कलेक्टर और एसपी द्वारा बैठक लिए गए और नियम कानून के भी बारे में बताया गया और क्या नियम कानून है आइए देखते हैं और कब होंगे चुनाव उसकी भी जानकारी आपको। और जनपदों में जो स्थिति रहेगी, चारों जनपदों का मिला करके 5,32,081 हमारे मतदाता हैं। राजनांदगांव जनपद में 1,58,042, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 1,31,971, डोंगरगांव जनपद पंचायत में 98,679 और छुरिया जनपद पंचायत में 1,83,389 है। इसमें केंद्रों पे चुनाव होंगे। डोंगरगढ़ में 35, डोंगरगांव में 15, छुरिया में 15, लाल बहादुर नगर में 15, इस तरह से 235 बूथों पे नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों की बात करें तो 312 मतदान केंद्र हमारे राजनांदगांव ब्लॉक में, 263 मतदान केंद्र डोंगरगढ़ ब्लॉक में, 209 मतदान केंद्र डोंगरगांव में और 298 मतदान केंद्र छुरिया ब्लॉक में। इस तरह से 1082 मतदान केंद्र 408 ग्राम पंचायतों में होंगे। वार्डों की संख्या हमारे यहाँ टोटल 120 है जहाँ चुनाव होंगे। टोटल कितने पदों पे चुनाव होंगे उसमें 120 वार्ड में 120 पार्षदों का चुनाव होगा, प्लस इन सभी जगह पे सभी निकायों में राजनांदगांव में मेयर और बाकी जगह अध्यक्ष का। जनपद पंचायत में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या हमारी 13 है, जनपद सदस्यों की संख्या 95 है, सरपंच 404 है और पंचों की संख्या 5,590 है। मतलब इतने पदों के लिए टोटल चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त कहाँ पे क्या नाम निर्वाचन पत्र जैसा नगरीय निकाय में अभी 22 से ही चालू होना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए हैं। कौन कहाँ नॉमिनेशन पेपर लेगा वो भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर रिटर्निंग अफसर होंगे राजनांदगांव नगर निगम के लिए और सहायक रिटर्निंग अफसर श्री प्रकाश कुमार टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन, श्रीमती सरस्वती बंजारे, श्रीमती शीतल बंसल ये वार्डों का वार्ड पार्षद के लिए लेंगे। नंबर 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक प्रकाश टंडन, श्रीमती शिल्पा देवांगन वार्ड नंबर 14 से लेकर के वार्ड नंबर 26 तक, श्रीमती सरस्वती बंजारे वार्ड नंबर 27 से लेकर के वार्ड नंबर 39 तक, श्रीमती शीतल बंसल वार्ड नंबर 40 से लेकर के वार्ड नंबर 42 तक के वार्ड पार्षदों के लिए ये नॉमिनेशन लेंगे। ये अलग अलग कक्षों में, जैसे महापौर जी का जो नॉमिनेशन होगा न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 2, पार्षद वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 13 का न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष क्रमांक 31, पार्षद क्रमांक 14 से लेकर के 26 तक वार्ड पार्षद न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51, न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 51। श्रीमती सरस्वती बंजारे लेंगे वार्ड क्रमांक 27 से लेकर के वार्ड क्रमांक 39 तक, न्यायालय भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कक्ष क्रमांक 50 और श्रीमती शीतल बंसल पार्षद वार्ड क्रमांक 40 से 51 तक वार्ड कक्ष क्रमांक 30 में ये नॉमिनेशन पेपर लेंगी। इसी तरह से जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय राजनांदगांव का है, नगर निगम राजनांदगांव का, नगर पालिक डोंगरगढ़ में एसडीएम डोंगरगढ़ श्री मनोज मरकाम, सहायक रिटर्निंग अफसर वहां पे तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर हैं जो अध्यक्ष एवं पार्षदों के नॉमिनेशन पेपर लेंगे। न्यायालय
अनुभागीय अधिकारी राजनांदगांव के कोर्ट में। इसी तरह से नगर पंचायत डोंगरगांव में वहाँ एसडीएम डोंगरगांव में वो, और साथ में जेपी कुटे वहाँ पे सहायक रिटर्निंग अफसर हैं वो। ये वहाँ 15 वार्ड हैं अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के, तो उनका अपने कोर्ट में लेंगे वो एसडीएम साहब। नगर पंचायत छुरिया में श्रीमती आकांक्षा साहू तहसीलदार कुमरदा है, वो रिटर्निंग अफसर हैं, और श्री लाल अजय बहादुर सीएमओ जो है सहायक रिटर्निंग अफसर हैं। और ये न्यायालय तहसीलदार कक्ष छुरिया में इसका नॉमिनेशन पेपर लिया जाएगा। इसी तरह से नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के लिए तहसीलदार लाल बहादुर नगर नीलकंठ जनबंधु वो रिटर्निंग अफसर हैं। वनिश चंद्र दुबे जो है सीएमओ है वहाँ पे, वो सहायक रिटर्निंग अफसर होंगे। और एक वार्ड नंबर 1 से लेकर के 15 नंबर तक ये लाल बहादुर नगर के तहसील कार्यालय के कक्ष में ये नॉमिनेशन पेपर बाहर कहाँ कौन लेंगे वो आप लोगों के सामने हम लोगों ने जानकारी दी। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सीओ जिला पंचायत मैडम जो है ये रिटर्निंग अफसर रहेगी जिला पंचायत के लिए। श्री देवेंद्र कौशिक उप संचालक पंचायत, डॉक्टर सुरेखा वर्मा नायब तहसीलदार राजनांदगांव, सुश्री देविका नायब तहसीलदार राजनांदगांव, ये उनके सहायक रिटर्निंग अफसर रहेंगे। और ये सभा कक्ष जिला पंचायत जिला पंचायत में ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। इसी तरह से जनपद राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया, इसमें जो कंसर्न तहसीलदार हैं वो जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों के लिए अपने अपने तहसील कोर्ट में जैसे जनपद राजनांदगांव में मनीष कुमार वर्मा तहसीलदार और श्री गंगाधर राकेश नागवंशी, मनीष साहू, ये सभी एआरओ रहेंगे। जो जनपद सदस्य, सरपंच, पंच के लिए ये नॉमिनेशन पेपर लेंगे। जनपद सदस्य के होते तहसील कार्यालय में, सरपंच, पंच एवं पद हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृत नियत क्लस्टर स्थानों पे। तो इसका हम लोग कहाँ लेंगे उसके भी हमने आर्डर जारी किया है। और मुरलीलाल साहू ये उनकी सहायता के लिए एआरओ रहेंगे, समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें निक्षेप राशि का भी प्रावधान है। महापौर के लिए सामान्य का मैं बता देता हूँ। महापौर के लिए 20,000 रुपये, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के लिए 15,000 रुपये, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 10,000 रुपये, वार्ड पार्षद के लिए 5,000 रुपये नगर निगम में, वार्ड पार्षद नगर पालिका परिषद में 3,000 रुपये, वार्ड पार्षद नगर पंचायत में 1,000 रुपये, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए 4,000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 2,000 रुपये, सरपंच के लिए 1,000 रुपये, पंच के लिए 50 रुपये। और इसमें जहाँ कोई अभ्यर्थी महिला हो, ST SC OBC हो, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 50% हो जाएगा। इस बार सभी लोगों को नगरीय निकाय में निर्वाचन महापौर और अध्यक्ष का जो होना है उसमें निर्वाचनों के व्यय की भी सीमा दी गई है। डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए है। डोंगरगढ़ के अध्यक्ष के लिए 8 लाख रुपए तक की सीमा है। और नगर पालिक निगम राजनांदगांव में 15 लाख रुपए की अधिकतम व्यय सीमा है ये। इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी। इनको पृथक से बैंक अकाउंट जो है वो खोलना होगा, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में खोलते हैं। और ये नॉमिनेशन दाखिल करने के पूर्व इनको खोलना होगा। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति की, वैसे ही नगरीय निकायों में ये कमेटी रहेगी। ईवीएम मशीन जो है नगरीय क्षेत्रों के चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे ईवीएम मशीन हमारे यहाँ पर्याप्त है। फर्स्ट लेवल चेकिंग भी उसकी की जा चुकी है। इन मशीनों को रेंडमली कौन सी मशीन कहाँ जाएगी इसका एक रेंडम के आधार पर इसको होगा, जिसमें सारे मान्यता प्राप्त दल के लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। फिर जिस भी निकाय के लिए मशीन जाएंगी वहाँ पे इसकी कमीशनिंग का काम होगा। जैसे नाम वापसी होगा उसके बाद कितने कैंडिडेट कहाँ पे हैं उस हिसाब से तब फिर हमारा फाइनल कितने ईवीएम की हमें ज़रूरत है। हमारे ज़िले में अगर उतनी ईवीएम है तब तो फिर ओके है, अदरवाइज हमको तुरंत ही कहीं ना कहीं से ईवीएम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इस पूरे ईवीएम कैसे स्ट्रॉन्ग रूम से डिस्पैच सेंटर पे जाएगा, वहाँ से कैसे बूथ पे जाएगा, बूथ से कैसे वापस स्ट्रॉन्ग रूम पे आएगा, इन सारे प्रोसेस का एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा।
राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो उनको इसकी सूचना दी जाएगी। कैंडिडेट को इसके जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं तो कैंडिडेट को भी इसकी सूचना दी जाती है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी ये ईवीएम जो है आप सब लोगों को पता है 2014 के चुनाव ईवीएम से हुए थे। उसके बाद में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ था। तो ये 2014 में जो ईवीएम मशीन है वो ही ईवीएम मशीन से हम लोग इस चुनाव को कराएंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहूँगा। इसमें ईवीएम में क्लॉक होता है। तो ये मशीन जो है पुरानी मशीन है, तो इसमें क्लॉक इरर जो होता है, जैसे अभी नई मशीन में हम सब लोगों ने अनुभव किया जिसमें क्लॉक इरर था तो उसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था। लेकिन इस मशीन में अगर क्लॉक इरर होगा तो ECIL जो है उसने माना है कि इसके क्लॉक इरर में किसी प्रकार का वोटिंग से रिलेटेड कोई अंतर नहीं आएगा और उसके संबंध में जब ये ईवीएम मशीन का बूथ पे जाएंगे तो उसका पंचनामा होगा। जब मॉक पोल करेंगे उस समय इसका पंचनामा होगा। अभी भी हम लोगों ने जो FLC किया उसमें भी इस चीज़ को देखा और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नॉलेज में है। फोन नंबर 07744 220557 रहेगा। इसमें हम लोग अभी पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक लेंगे, उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से नहीं रहे, वो पब्लिक न्यूसेंस किसी भी तरह का नहीं हो और इलेक्शन में सभी प्रकार के जो भी प्रतिबंधात्मक आदेश हैं वो आज जारी कर दिए गए हैं। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। एक वेबसाइट भी है मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए cgsec.erms.cgstate.gov.in epic.voter सर्च, इससे भी अपना वो सर्च कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश हैं, धारा 2023 की धारा 163 हो गया है तो 144 का आदेश हो गया है। अब कोई भी जुलूस, सभा, रैली जो भी होगा तो उसमें संबंधित जो भी अधिकृत अधिकारी हैं उन लोगों से सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर के ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। दूसरा है संपत्ति विरूपण अधिनियम। तो ये रेगुलर है, इसका अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फिर से हम लोग निकाले हैं ताकि अगर वो किसी भी प्रकार का संपत्ति का विरूपण करता है तो इस पे कार्रवाई हो सके। तीसरा है जो भी अस्त्र शस्त्र जो है उसको डिपॉजिट करने के इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं, तो उसी निर्देश के तहत ये भी आदेश हम लोगों ने जारी किया है। इसके अतिरिक्त जो है रेस्ट हाउस वगैरह का कैसे क्या उपयोग किया जाना है उसके बारे में आदेश है। और आदर्श आचरण संहिता न केवल पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि शासकीय सेवकों को भी किस तरह से आदर्श आचरण संहिता का पालन करना है उसके संबंध में भी GD का जो सर्कुलर है वो हम सारे डिपार्टमेंट्स को हम भेज रहे हैं। आज की मीटिंग में हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका सबका अध्ययन करके उसके अनुरूप काम करेंगे। विभिन्न प्रकार के परमिशंस वगैरह जो है उसके लिए SDM और तहसीलदार संबंधित क्षेत्र के उनको हम लोगों ने अधिकृत किया है ताकि कैंडिडेट को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। इलेक्शन में नॉर्मली साल में एक बार मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने का प्रोविजन था, बट इस बार स्थानीय निर्वाचन में भी जैसा लोकसभा और विधानसभा में साल में 4 बार नाम जोड़ने का प्रावधान किया गया था, तो उसी को फॉलो करते हुए लोकल इलेक्शन में भी 4 बार नाम जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। और मेयर और अध्यक्ष नगरीय निकाय में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वो भी संशोधन हुआ है। ईवीएम से चुनाव होंगे, ये भी उसकी भी तैयारी हो गई है। व्यय सीमा के बारे में मैंने बता दिया। मतदान केंद्र में 97 हमारे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं। हमारे पास मतपेटियां भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मतपेटियों से चुनाव होगा तो मतपेटियां भी हमारे पास पर्याप्त हैं। 93 है, हाँ 93। मतदान केंद्र पे जाएंगे तो जैसे हम लोकसभा और विधानसभा में 18 प्रकार के जो पहचान पत्र है तो वो भी हम लोग जारी करेंगे। कौन कौन से 18 प्रकार के है क्या आपके पास? वो देखो
वो उन्होंने 18 अभी 2024 में उन्होंने जारी किया, 19 में भी जारी किया था, 24 में भी जारी किया। तो सेम 18 प्रकार के जो भी है वो 18 प्रकार के पहचान पत्र ले करके उनमें से कोई भी एक ले करके वो मतदान केंद्र में जाएंगे तो उनको होगा। मतदान केंद्रों में हम लोगों ने मतदान केंद्रों को देख लिया है, उसमें जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है अधिकांश आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ति कर ली गई है। कुछ चीजें उसी समय हम लोगों को करना होता है, कुर्सी टेबल लाइट वाइट का, तो वो हम पहले से प्लान कर चुके हैं। तो आवश्यकता अनुसार उसी समय हम लोग सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। वोटर अवेयरनेस का चूंकि ये ईवीएम से फिर से चालू है, तो हम लोग अवेयरनेस का काम ईवीएम से वो भी हम लोग चालू करेंगे। तो हमारी मशीनों से कुछ मशीनों को वोटर अवेयरनेस के लिए हम लोग कुछ प्लान करके उसको कराएंगे। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप बताइए। वैसे तो सारी एक दिन पहले, जैसे मान लो जो भी जिस दिन भी वोटिंग होगी उसका एक दिन पहले। सर, ये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई पात्रता तय की गई है क्या? और दूसरा सवाल ये है सर कि वह पार्षदों और सरपंचों के लिए कोई वह सीमा में नहीं दिखाई गई है? नहीं, इसमें केवल और केवल अध्यक्ष और मेयर के लिए व्यय सीमा का प्रावधान किया गया है। 4 जनपद मिला के हाँ जनता, तो इसमें जो है पिछले 5 वर्षों के भीतर में कुछ मामले चल रहे होंगे कई पंचायतों के। तो कितने ऐसे पंचायत हैं जिनके मामले हाई कोर्ट में चल रहे होंगे, और धारा 40 के तहत में कार्रवाई के लिए कितने पंचायत निर्देशित किए गए रहे, उस पर क्या रहा, क्या रिकवरी के कुछ रहे? तो चारों जनपद पंचायतों की अगर कहीं कोई डेटा हो तो उसको उपलब्ध करें। इसमें क्या होता है, जैसे ये बंद चालू कर दो। आवाज मान लो किसी को भी निर्धन हो गया होगा वो, जैसे अगर धारा 40 में बर्खास्त होता है तो उसको 6 साल तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होती है। तो ऐसे कोई भी नॉमिनेशन पेपर अगर आते हैं तो ये संबंधित रिटर्निंग अफसर जो है वो उसको देख करके कि ये अगर पूर्व में कहीं पे इसको धारा 40 के तहत टर्मिनेट तो नहीं किया गया, वो देख करके अगर निर्धन की श्रेणी में आएंगे तो उसका समीक्षा के दौरान वो रिजेक्ट होगा। इसका एग्जैक्ट जानकारी इस तरह से हमारे पास इलेक्शन शाखा में नहीं होती है, लेकिन वो संबंधित जनपदों से वो कंपाइल करके संबंधित रिटर्निंग अफसर इसको रखेंगे अपने पास। सर, एक पात्रता के बारे होगा। और इसमें पंचायत राज अधिनियम में कैंडिडेट की पात्रता क्या क्या रहेगी वो निर्धारित है। इसी तरह से नगरीय निकाय के जो अधिनियम में है, नगरीय क्षेत्रों में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो निर्धारित है। तो उन पात्रता के आधार पे ही उनके नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के समय वो जांच के दायरे में आएंगे और उसी के आधार पे निर्णय होंगे। तो वो एक्ट में है वो सारी चीजें, उसके आधार पे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 चरण में होगा। मतगणना 3 दिन, मतदान 3 दिन है, 17, 20 और 23। और वहीं पे ही वो चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। गिनती होती है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। ये व्यवस्था है, डिक्लेयर नहीं होता है, ये व्यवस्था है। निर्देश उसमें जो लिखा हुआ है महिला, ST, SC, OBC लिखा हुआ है, उसमें थर्ड जेंडर में ऐसा थर्ड जेंडर के नाम से नहीं आता है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रचार रहेगा। हाँ, तो कोई आंकड़ा है अभी ये आम चुनाव का है ना। इसमें चूंकि अब अगर कहीं पे उपचुनाव तो अपने वो स्थिति पूरा नहीं हुआ होगा तो मिलाई वोटर का है, ये 2 साल के बाद वहाँ होगा। अगर वहाँ किसी पार्षद का किसी भी कारण से पद रिक्त हुआ होगा तो वहाँ उपचुनाव होगा। 4 जगह कहीं पे उपचुनाव अलग अलग चरणों का रहेगा। 3 चरण का है। हाँ, तो पहले चरण में कब देंगे उसको प्रमाण पत्र? फाइनली 25 से जिला पंचायत में हम चारों चरण का होगा, तब वो जिला पंचायत का फाइनल होगा ना। यहाँ जिला पंचायत में आप देखना, जिला पंचायत में हम मेंबर्स को देते हैं, तो मेंबर्स का जो होता जाएगा वो देते जाएंगे, जो भी उसका डेट फिक्स है। अलग अलग एरिया का अलग अलग मेंबर्स है ना। लेकिन परिणाम तो उस दिन आ ही जाता है, दूसरे दिन आ ही जाता है जिला पंचायत खासकर। सार्वजनिकरण के बाद परिणाम आता है ना। नहीं, जैसे पार्टी के लोग बैठे नहीं है वो भी इसको समझ जाएंगे कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। देखो, सार्वजनिकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सदस्य के मामले में जो 17 तारीख को होगा उसका 20 हो जाएगा।
जो 20 तारीख को उसका 23 हो जाएगा, जो 23 तारीख को है उसका 25 हो जाएगा। तो इस तारीख को उसका घोषणा होगी। क्योंकि खुद के भी एजेंट बैठते हैं, खुद ही गिनते ही हैं, उस हिसाब से जैसे पिछले बार की बताया, दूसरे दिन 10:30 तक पूरा परिणाम आ जाएगा। जिला पंचायत में लगभग 30, 35, 40 गाँव से ऊपर ही रहते हैं, लेकिन उनके खुद के भी जो एजेंट बैठते हैं या जो ऑपरेटर बैठते हैं जिला मुख्यालय में से पूरा म्यूनिसिपल स्कूल में हुआ पिछले बार, लेकिन एक आंकड़े से समझ में तो आ जाता है कि हम यहाँ आगे चल रहे हैं, यहाँ आगे चल रहे हैं। पता लग जाता है। में तो ये जो रेट ये हो रहा है, पता तो प्रभावित तो होगा क्या?